नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक इसका एक्स रेज। अब देखिए काइंड ऑफ विजिबल रेज हम पढ़ चुके हैं, एक्स रेज पढ़ने वाले हैं, गामा रेज नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर। एक्स रेज की यूटिलिटी काफी हाई है, इसीलिए एक पूरा का पूरा टॉपिक डेडिकेटेड है इसके लिए। क्या 6 वाला कौन सा बच गया था? यही तो कराया। देखो 36/5 टाइप का आता, उसमें एनर्जी देख लो, मास शायद डबल हो गया है तो 18/5 कुछ बन जाएगा। वो आप खुद कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर मैंने लिख दिया था, उसका चेन्नई है। एक्सरेज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एडवांस के सिलेबस में। मेंस में भी मैंने देखे नहीं क्वेश्चन आते हुए, आएंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज को मैं एक दूसरा नाम दे रहा हूं, इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी क्या है। तो पहले याद करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या कर रहे थे? लाइट डाल रहे थे और वी हैव टू मेक श्योर दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। ये समझ में आया? और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे और इन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने का काम बैटरी कर रही थी। ऐसा था? यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इसने इनको खींच लिया, सर्किट कंप्लीट है। तो पूरे में करंट जा रहा है और ये हम लाइट फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है देखिएगा। अभी ये समझ में आ जाएगा, ये नया एक चीज बना रहा हूं मैं। ये टारगेट मेटल, पहले तो सिर्फ फिगर देखिए, फिगर एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उल्टे जैसे हैं। इसकी बैटरी ऐसी, इसकी बैटरी ऐसी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। अब इसमें फोटॉन्स गिरे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो चीज है ये दरअसल फिलामेंट है। फिलामेंट मतलब हम एक ऐसी चीज है जिसको गर्म कर रहे हैं, और एक ऐसा है जिसमें थर्मल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। मतलब ये ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसको गर्म करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो बस हमें इतना समझना है, दिस इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब याद करिए थर्मल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइप की होगी, अभी देखा हमने, ना के बराबर एनर्जी होगी थर्मल इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे। अब हमने ये बैटरी लगाई, ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप कर रही है। ये समझ में आया? ये बैटरी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0। ये फील आया? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी EV, ये झला एक्सीलरेटिंग। यहां काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट 0 है। क्यों? थर्मल इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ रहा है? एक फिलामेंट था, ऐसा फिलामेंट जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि हीट करने पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के कई तरीके हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एक फील्ड इमिशन, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एक थर्मल इमिशन। और ऑब्वियसली थर्मल इमिशन होता है ना, कॉम को रब करते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो टेम्परेचर से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकाले, वो रेस्ट पे हैं, अगर हम ये नहीं लगाते तो शायद वो रीअब्सॉर्ब हो जाते। तो हमने उन इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से इस टारगेट मेटल पे फेंका, और इलेक्ट्रॉन जो ही टारगेट मेटल पे जाएंगे, मेटल के अंदर घुसेंगे तो कोलाइड करेंगे आयन से, समझ में आया? और कोलिजन करेंगे तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, और अगर कोई चार्ज डीएक्सिलरेट करके अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। ये बात समझ में आई? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां रिटार्ड हो रहा है तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में फेंकेगा, और वही हमारी रेडिएशंस कौन सी है? एक्सरेज। ये समझ में आया? तो हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करा रहे हैं, और रिटार्ड करने वाला कौन है? टारगेट मेटल का न्यूक्लियस। ठीक है, टारगेट मेटल के आयंस, ये सोच सकते हो। तो मेटल के जो आयंस हैं वो उसको रिटार्ड करा रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलें, ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट पे, क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम एक्सरे बनाना चाहते हैं, और एक्सरे की पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी है, एनर्जी अच्छी खासी है, तो हम हाई एनर्जी वेव्स बनाना चाह रहे हैं, और हाई एनर्जी वेव तब आएंगी जब इलेक्ट्रॉन पे रिटार्डेशन हाई होगा, और हाई रिटार्डेशन के लिए इसका न्यूक्लियस बड़ा होना चाहिए। इसीलिए टारगेट मेटल वो है जिसका Z हम हाई रखते हैं। प्रैक्टिकली मतलब Z 40 से 60 के बीच में। क्वेश्चन बनाने के लिए हम Z कुछ भी ले लेंगे, प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं बस इतना समझिए, Z हाई है। बात आई समझ में? क्या हुआ? यहां से तेजी से इलेक्ट्रॉन आए, न्यूक्लियस के पास से निकले, मतलब ऐसा है, ये इसके न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आए, ऐसे टकरा के निकलते गए, और जब ये बाहर निकले तो यहां काइनेटिक एनर्जी ईवी थी, यहां काइनेटिक एनर्जी काफी कम हो गई। कब की बात करूं? जब मेटल से बाहर निकले। तो इन्होंने जो इस दौरान फोटॉन्स फेंके होंगे, ये फोटॉन फेंकते गए। ठीक है, तो ये जो फोटॉन जो बाहर निकल रहे हैं वही हमारी एक्सरेज है। क्लियर? एक्सरेज को एक्सरे नाम क्यों दिया गया था पता है आपको? क्योंकि उस समय तक ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की चीज होती है। बस ऐसा था कि फोटो सेंसिटिव प्लेट, क्योंकि ये दिखती तो है नहीं, एक्सरेज दिखेगी तो है नहीं। उस समय इनविजिबल रेडिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था एक तरीके से, कि कोई ऐसी चीज है जो इनविजिबल है लेकिन है। तो फोटो सेंसिटिव प्लेट जब खराब हुई किसी एक्सरे पे या अननोन रेडिएशन से, तो तब हिंट मिली थी कि शायद जब जब चार्ज एक्सीलरेट करता है कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, वो नेकेड आई को विजिबल ना हो लेकिन वो असर डाल सकती है। ठीक है, सुन रखा होगा इसकी कहानी। एक्स अननोन दिया था, सिंपल सा था, बस ये समझो कि रेडिएटिंग चार्ज के पास में किसी तरह एक्सीडेंटली कुछ फोटोसेंसिटिव प्लेट आ गई। फोटोसेंसिटिव प्लेट मतलब कैमरे की रील, कैमरे की फोटो खींचते हैं, पुरानी पहले रील रहती थी, वो हमारी फोटोसेंसिटिव स्क्रीन है। फोटोसेंसिटिव मतलब उस पर लाइट गिरती है तो उसका इंप्रेशन आ जाता है। तो हम उनको हमेशा अंधेरे में रखते थे। इवन फोटोज जो डेवलप होती थी उससे, वो डार्क रूम में डेवलप होती थी। ठीक है, क्योंकि उस पर लाइट गिरेगी, उसके इंप्रेशन आ जाएंगे। तो ऐसी ही ये फोटोसेंसिटिव प्लेट रेडिएटिंग चार्ज के बगल में रखी होने के कारण खराब हो गई, उन पे इंप्रेशन आने लग गए, घोस्टली इंप्रेशन, कि दिख नहीं रहा है क्या है और उस पर फोटो आ रही है अजीब सी। इट मे बी पॉसिबल कि चार्ज रेडिएट कर रहा है, बीच में कोई पर्सन था, पर्सन की फोटो उस पर आ गई, पर्सन बोलेगा मैंने तो फोटो खिंचवाई नहीं। तो ये जब जब रेडिएटिंग चार्ज के आसपास वो प्लेट आ रही थी, उस प्लेट पे इंप्रेशंस आ रहे थे और पता नहीं था वो क्यों आ रहे हैं, तो ये कहा कोई रेज है, और कौन सी? एक्स रेज। कहा कि ये मोर और लेस कैथोड रे की तरह है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो भी दिखती नहीं थी। ठीक है,
तो पता नहीं था कि वो किससे मिलके बनी है, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका था, वो इलेक्ट्रॉन से मिलके नहीं बनी है, तो अननोन नाम एक्स दे दिया। अब हम जानते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है। क्या? हाँ, फोटॉन इसने पैदा किए, इलेक्ट्रॉन्स इसने पैदा किए, वो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पे गिरे, फोटॉन्स बाहर निकले प्लेट से, ठीक है। और हां, ये इलेक्ट्रॉन समझ गए, इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, सर्किट अब भी कंप्लीट है, पिछली बार की तरह सर्किट अब भी कंप्लीट है, चार्ज डिपॉजिट नहीं हो रहा है। वो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स स्पीड से आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, स्पीड अपनी लूज करके वापस आ गए, फिर स्पीड अप हुए, टकराए, लूज किए, वापस आ गए। क्या? जितना बड़ा न्यूक्लियस उतना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा, और जितना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतनी बड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज होगी, उतना बड़ा रिटार्डेशन होगा। क्या? तो एनर्जी हवा में से पैदा थोड़ी हो जाएगी, वो तो रिटार्ड होगा, तभी अपनी एनर्जी लूज करेगा, तभी बाहर फेंकेगा। तो पहले ये समझ में आया फिगर दोनों कि इसका उल्टा कैसे है और एनर्जी कैसे निकल रही है। एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लिखता हूं, आर रिटार्डेड ड्यू टू हैवी न्यूक्लियस, ड्यू टू कोलिजन विथ heavy nuclei of target metal, resulting in electromagnetic radiations called X-rays. देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से एनर्जी काफी कम लूज होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कोलिजन से एनर्जी अच्छी खासी लूज होगी। हैवी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो एनर्जी लूज करने के चांस ज्यादा है, होगी उससे भी, वो हमने नेग्लेक्ट मार दिया, या वो इसके अंदर शामिल है, ये मान लो। तो कॉन्सेप्ट ये समझिए, ये हमारा टारगेट मेटल है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं, यहां से ये बाहर निकल रहे हैं, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये ऑलमोस्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई जब ये बाहर निकले, तो इस दौरान ये टकराए होंगे और फोटॉन्स बाहर निकले होंगे। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जितना बड़ा कॉलिजन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी का फोटॉन निकलेगा, समझ गए? मतलब इलेक्ट्रॉन सडन एनर्जी लूज करता है तभी फोटॉन निकलता है। डी एक्साइटेशन में देखो, सडन एनर्जी लूज की थी, फोटॉन निकला था, तो यहां पे भी एनर्जी लूज करता जा रहा है, फोटॉन निकल रहा है। तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक झटके में लूज कर जाए। ये समझ में आया?
हालांकि चांस ना के बराबर है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कौन हो सकता है? बताओ। जो ये झला क्या लिखा मैंने, फील करो। जो फोटोन बाहर निकले हैं उनमें से किसी भी फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही मैक्सिमम ईवी एक्सीलरेटिंग है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपना पूरी की पूरी एनर्जी एक इंस्टॉलमेंट में लूज कर जाए। तो अगर एक इंस्टॉलमेंट में लूज कर गया तो ये फोटोन निकलेगा, कई इंस्टॉलमेंट में निकला तो छोटे छोटे फोटोन निकलेंगे। तो हाईएस्ट या मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन ये है। ये समझ में आया? तो इसी से मैं एक चीज डिफाइन कर सकता हूं। तो पहली डेफिनेशन, कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ, या मैं बेहतर है मैं इसी को लैम्डा मिन कहूं। आया? और लैम्डा मिन कितना है? 12400 अपॉन वी एक्सीलरेटिंग। आ गया समझ में? लॉजिक की ये फॉर्मूला कहां से आया? तो जैसे ये सोचो कि अगर हमने ये 100 वोल्ट की बैटरी बनाई होती तो जो इलेक्ट्रॉन आता, यहां 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टकराने से पहले 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें चौथा पॉइंट, अब अगर हम जो पूरा स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं, एक्स रे स्पेक्ट्रम, इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते, मतलब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के साथ, तो जितने फोटॉन्स बाहर निकले हैं बिफोर फिल्टरिंग, फिल्टर करने से पहले की बात कर रहा हूं, बिफोर फिल्टरिंग जितने फोटॉन्स निकले हैं उनमें अगर ग्राफ बनाता तो ये लैम्डा कट ऑफ होता। सोचो, इसके पीछे तो ग्राफ हो ही नहीं सकता, कट ऑफ से छोटे फोटॉन्स तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनका जो ग्राफ बना वो ऐसा था। मींस अलग अलग वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी अलग अलग है। इसके चांसेस काफी कम है कि सिंगल इंस्टॉलमेंट में अपनी एनर्जी लूज कर जाए। सोचो कि इतना बड़ा कॉलिजन हो जाए कि पूरी एनर्जी एक झटके में चली गई, इसके भी चांस कम है। और इसके भी चांस कम है कि कॉलिजन हो और एनर्जी लूज ही ना हो। ये समझ में आया? लैम्डा इंफिनिटी मतलब लॉस जीरो, एनर्जी जीरो। तो इसके भी चांस कम थे, इसके भी चांस कम थे, तो बीच में किसी के चांस मैक्सिमम आएंगे। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बना, और ये अभी नहीं हमेशा से ही बन रहा है। याद करो, यही पैटर्न मैक्सवेल में था, बस उसमें चीजें यहां से चालू हुई थी क्योंकि यहां जीरो स्पीड अलाउड थी। जीरो के भी चांस कम, मैक्सिमम के भी चांस कम, बीच में कहीं चांस मैक्सिमम। लेकिन यहां बस एक लोअर लिमिट फिक्स हो गई है। तो ये हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रम है, और इसके हिसाब से ऑल पॉसिबल फोटॉन्स, सॉरी, लैम्डा कट ऑफ आर पॉसिबल। ऑल वेवलेंथ्स आर पॉसिबल। लेकिन अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी जो मिली वो अलग अलग है। और शायद आप इस ग्राफ में ये समझ पा रहे होंगे कि ये एक्सरे शायद इतना ही पार्ट एक्सरे हो, हमारे काम का एक्सरे, समझ गए ना? बाकी तो सब हीट होगी। क्लियर? लेकिन अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो हम पूरे को एक्सरे स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। हमारे काम का है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है। जो इससे रेडिएशन से निकलेंगी वो पूरे को हम एक्सरे नाम देंगे। यूजफुल पार्ट एक्सरे का ये है। ठीक, बात समझ में आई? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो फोटॉन्स हमारे ये बाहर निकले थे, अगर मैं इनको एक प्रिज्म से पास कराता, ठीक है, तो यहां पे ये कुछ ऐसा पैटर्न बनता, और ठीक है, और ये पैटर्न ऐसा आता
कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आता, सोचो ये लैम्डा कट ऑफ, यहां से कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आता, हां बीच में ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ये समझ पा रहे हो, और बीच में कोई लाइन मिसिंग नहीं होगी, क्योंकि इस बार एनर्जी लेवल की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेटल है जहां कंटीन्यूअस एनर्जी बैंड होता है, तो कोई भी एनर्जी लूज कर सकता था इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, ये समझ गए, वाकई में कंटीन्यूअस मिलता है, ठीक है। और अगर सिर्फ इतना ही मिलता तो एक्सरे टॉपिक खत्म हो गया होता, लेकिन एक सरप्राइज पैकेट यहां दिखाई दिया कि ये ऐसा स्पेक्ट्रम तो मिला, बीच बीच में कुछ बहुत ही शार्प लाइंस मिली, ऐसी, मतलब हमारे हिसाब से तो कंटीन्यूअस है तो पार्शियलिटी क्यों होगी, बीच में कहीं एक मैक्सिमा आएगा, फिर ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इनिशियल प्रोबेबिलिटी 0, ध्यान दो कि ये कैसे प्रेडिक्ट करना है, पूरी एनर्जी लूज करने के चांस ना के बराबर, बिल्कुल एनर्जी लूज ना करे इसके भी चांस ना के बराबर, बीच में कोई ऐसा होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होगी, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन स्पेक्ट्रम जो देखा उसमें ये कुछ ब्राइट लाइंस एक्स्ट्रा आ गई, मींस एक्चुअल स्पेक्ट्रम, ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये चौंच समझ में आई जो चौंच बड़ी हो गई, ये सिंपली थी, ये जो बीच बीच में कुछ ब्राइट लाइंस आ गई, मतलब इसमें एक बहुत अजीब बात हुई कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये फेवर कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी हैं जो जरूरत से ज्यादा निकल रही हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के हिसाब से इनकी इंटेंसिटी ये होनी चाहिए, एक्चुअल इंटेंसिटी हाई है, ये होनी चाहिए एक्चुअल इंटेंसिटी हाई, बात समझ में आई कि कुछ ऐसा मिला, ठीक है, क्यों मिला क्या है, तो अभी हम समझो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कंटीन्यूअस होना चाहिए, लेकिन जब हमने लास्ट में आउटपुट को देखा तो उसमें ये लाइंस मिली, तो अब हमें ये पता करना है ये लाइंस किस वजह से मिल रही है, ठीक है, कि लाइंस की वजह क्या है, तो वजह सोचने से पहले साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये लाइन डिपेंड किस पे कर रही है, ये क्या हो रहा है, बार बार लाइट बंद चालू, क्या, हाँ, और जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो एक और सरप्राइजिंग चीज मिली, और वो सरप्राइजिंग चीज क्या थी, ध्यान देना, अभी ये छापना नहीं है, वो सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जैसे मान लीजिए हमारा वेवलेंथ ग्राफ ऐसा बना, सिर्फ दो लाइंस की बात कर रहे हैं, अब हमने क्या किया कि वोल्टेज भी था, अब हमने वोल्टेज इसका बढ़ा दिया, ये बताओ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, वोल्टेज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा कम होगा, ग्राफ ऐसा, और यहां पे अमेजिंग चीज ये थी, ये ऐसा आया, और एक तीसरा और वोल्टेज बढ़ा के किया, मतलब ये जो शार्प कॉर्नर्स जिस वेवलेंथ पे आ रहे थे वो वोल्टेज की प्रॉपर्टी नहीं निकली, मतलब ये जो लाइंस आ रही थी ये वहीं आई, वोल्टेज बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ा, तो वोल्टेज का तो रोल है नहीं, किसका रोल बचा अब, टारगेट मेटल ही दूसरी चीज है, तो अब दूसरा बदल के देखा कि चलो अपन टारगेट मेटल बदलते हैं, तो टारगेट मेटल जब बदला तो ये ऐसा था, वोल्टेज सेम रखा, टारगेट मेटल बदल दिया, तो वोल्टेज सेम रखा तो ग्राफ तो वहीं से चालू हुआ, तो वोल्टेज सेम है तो ग्राफ तो वहीं से चालू होना है, लेकिन ये चौंच की लोकेशन बदल गई, अभी हमें वजह कुछ भी नहीं पता, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्या करते साइंटिस्ट, कि ये मिला, फिर देखते कि बाद में सोचेंगे
कि ये क्यों निकला, पहले ये देखते हैं कि किस किस के कारण ये बदल रहा है, तभी तो वो वेरिएबल मिलेंगे, तभी हम रिलेशन ढूंढेंगे। तो ये देखा कि वोल्टेज की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये Z की प्रॉपर्टी है, और अलग अलग Z के लिए इनकी लोकेशन अलग अलग थी, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा था। एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकल के आई कि ये जो लाइंस हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ Z अलोन, ये सिर्फ Z अकेले की प्रॉपर्टी थी। और इस तरह प्रॉपर्टी कि किन्हीं भी दो के अगर Z डिफरेंट है तो पक्का ये डिफरेंट आए, और अगर Z सेम है तो सेम आए। इसीलिए इन लाइंस को नया नाम दिया गया फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम। ये समझ में आया? इस लाइन को नाम दिया गया कि ये एटम के फिंगरप्रिंट है, क्योंकि ये हर पर्टिकुलर Z के लिए पर्टिकुलर थे। समझ में आया? और ये अलग अलग Z के लिए अलग अलग थे, मतलब पीरियोडिक टेबल रीडिफाइन करनी होगी। उस समय तक एटॉमिक मास के हिसाब से चलती थी, इस एक्सपेरिमेंट ने कहा नहीं, एटॉमिक नंबर इज बेटर वे टू डिस्क्राइब। इसने कहा कि एटॉमिक मास किसी चीज का फिंगरप्रिंट नहीं है, एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। समझ गए? इसीलिए लिथियम 36, लिथियम 37 बोथ आर कॉल्ड लिथियम। समझ गया ना? तो जो अगर उसका नाम दिया जाएगा तो इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से दिया जाएगा। और सही बात है, ये बताइए, इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहे हैं, तो उनको रिटार्ड कौन कर रहा है? न्यूक्लियस का चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ही मतलब है, न्यूट्रॉन का तो लेने ही देना नहीं है। आया समझ में? अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो न्यूक्लियस का चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो फोर्स सेम है उसका। पक्का समझ में आया? कि रीडिफाइन इस एक्सपेरिमेंट के कारण किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट जिसमें हर एक एटम के अलग अलग आए, और आपने हो सकता है नाम सुना हो, मोसले लॉ। मोसले ही तो थे जिन्होंने रीडिफाइन किया था, कहा था Z के साथ। इन्होंने कुछ फ्रीक्वेंसी और रूट फ्रीक्वेंसी और Z का ग्राफ बनाया, और वो हमारा स्ट्रेट लाइन आया। मतलब स्ट्रेट लाइन मुद्दा नहीं था, मुद्दा था 1-1 रिलेशन। एक पर्टिकुलर के लिए एक ही रिलेशन आएगा, ठीक है? और जब एटॉमिक मास चेंज किया तो फर्क नहीं पड़ा। तो इस समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? Z सेम रखा और एटॉमिक मास बदल दिया, मतलब आइसोटोप यूज किए। आइसोटोप यूज करने पे पैटर्न में चेंज नहीं आ रहा है, पैटर्न वहीं का वहीं रहा, जिससे यह पता चला कि एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर इज बेटर वे टू डिस्क्राइब अ एटम। क्लियर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें उससे दिमाग नहीं लगाना। पीक, अरे यार वोल्टेज बढ़ाओगे एनर्जी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, उससे हमें मतलब ही नहीं है ना कि ये ओवरऑल हाइट क्या है। वजह देखो, फिलहाल वजह बड़ी सिंपल थी, मुझे ग्राफ अलग अलग बनाने थे सो दैट दिख जाए। अरे यार अगर उसी हाइट पे मैं बना देता तो ये दिखता नहीं ना। अभी हम बात ही नहीं कर रहे यार उस चीज की, हम बात ही नहीं कर रहे कि इसकी ये y कोऑर्डिनेट क्या है, हम x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये जो लोकेशन है, ये जो स्पेक्ट्रम के x कोऑर्डिनेट है, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, और जो मोस्ले कमाल के जीनियस साइंटिस्ट थे, मेरे ख्याल से 23-24 साल में इनकी डेथ हो गई थी वर्ल्ड वॉर में। सोचो, लगभग 23-24 साल में जिसकी डेथ हो गई हो, मतलब जस्ट कॉलेज से पास आउट। ठीक है? हाँ, अब बाद में आएगा, बाद में, हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं। ये ग्राफ अभी मैं मिटा भी दूंगा अभी। अरे एक मिनट, एग्जैक्ट ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, इवन ये वोल्टेज बदलने पे क्या आएगा, Z बदलने पे क्या ग्राफ बनेगा, आगे बनाएंगे। ठीक है? फिलहाल सिर्फ मैं कहानी सुनाना चाह रहा था कि
अभी तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, हमें कुछ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हम वो वजह भी बात करेंगे कि क्यों हो रहा है, फिर ये देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि ग्राफ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिला कुछ और। मतलब वैसा तो मिला है, ऐसा नहीं कि वैसा मिला नहीं है, वैसा मिला है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा मिल गया है। मींस समथिंग एक्स्ट्रा इज हैपनिंग हियर, मींस अदर देन द रिटार्डेशन। हम सोचें तो दो ग्राफ का सुपर इंपोजिशन है, सोचो, एक ग्राफ रिटार्डेशन है, एक ग्राफ ऐसा है, सुपर इंपोज कर दो, नया ग्राफ बन गया। मींस समथिंग एक्स्ट्रा इज गोइंग ऑन हियर which is allowing only particular frequencies to be radiated. ठीक है, तो मैं आऊंगा इस पे। तो फिलहाल हमारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, आर पॉसिबल, बट एक्चुअल आउटपुट आया ऐसा, इंटेंसिटी लैम्डा। ये अपडेट करो बस। एंड दीज शार्प wavelengths are dependent on Z alone and hence called fingerprint of atom. करिए, in X-ray tube called Coolidge tube, setup, V accelerating is equal to 20 kilovolt. मिली एम्पियर। Assuming efficiency fine, lambda cutoff, power of X-rays emitted, thermal power developed. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। एक्सरे ट्यूब है, नाम इसे कूलिज ट्यूब कहते हैं। सेटअप, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज दिया है, करंट भी दे रखा है, एफिशिएंसी 0.5%, लैम्डा कट ऑफ। ये इनमें पूरे में क्या जेड की जरूरत है? किसी भी कैलकुलेशन में जेड यूज नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है? इसीलिए मुझे टारगेट मेटल देने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में लैम्डा कट ऑफ तो 12400 बाय सबसे तेज इलेक्ट्रॉन, ये बनता, सॉरी 20,000 है ना, 0.62 एंगस्ट्रॉम। पहला पावर ऑफ एक्सरेज, तो टोटल पावर इनपुट कितना है? वोल्टेज इनटू करंट, 20 के और 5 मिली, 100 वॉट। इफिशियंसी 0.5% है, तो 0.5 वॉट एक्सरे है और 99.5 वॉट हीट है। खत्म हो गई बात। आ गया समझ में? इफिशियंसी मतलब जो टोटल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें हमारा कितना काम का है। ठीक है, तो 100 वॉट का सिर्फ 0.5 वॉट ही हमारे काम का है, रिमेनिंग हीट है।
बोलो क्या? थर्मल पावर क्या? मैं बिल्कुल नहीं समझ आया। पावर ऑफ एक्सरेज इमिटेड मतलब जो हमारे काम की एक्सरेज है, जो काम का नहीं है वो हीट है। अरे जो पेनिट्रेट करके बाहर निकल गई वो 0.5% है, जो वापस आ गई वो हीट है। तो जो वापस आ गई वो इतनी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिस्कशन। तो ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का डिस्कशन खत्म हुआ। तो अब दरअसल दो स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। कंटिन्यूअस को ही ब्रैम, चांसेस काफी कम है कि मेरी स्पेलिंग सही होगी, अरे समझ में आ जाएगा ना, ये कोई बाहर का नाम होगा। ये ब्रैम मतलब ब्रैमसन होता है शायद पूरा नाम, हमें उससे मतलब नहीं है। ब्रेकिंग, ब्रेक लगाना। स्ट्रॉलिंग मतलब रेडिएशन। अब समझ में आया क्या है, किस पे ब्रेक लगा रहे हैं? ब्रेकिंग और रिटार्डेशन लो। तो ये चार्ज पे हम रिटार्डेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से रेडिएशन जनरेट हो रही है, इस वजह से इसका नाम ऐसा दिया गया। समझ गए? तो अगर ये हमारे टर्म में होता तो हमें देख के मीनिंग समझ में आ जाती, लेकिन पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ब्रेकिंग रेडिएशंस, तो इलेक्ट्रॉन के रिटार्ड होने की वजह से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो है। और ठीक है, हमें ऐसा लग रहा था कि ये रेडिएशन कंटिन्यूअस होगी, मतलब कौन सा स्पेक्ट्रम की बात चल रही है, ये वाला। लेकिन एक एडिशनल स्पेक्ट्रम भी हमें मिला, वो ये था। और इन दोनों को कंबाइन कर दो तो टोटल स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही हैं, और भी हो सकते हैं। आई हमारी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा बना। दरअसल जो आई है इसे मैं आई लैम्डा यूज कर रहा हूं। आई लैम्डा मतलब उस लैम्डा वाले फोटोन की एनर्जी कितनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लूज करते, लेकिन कुछ अलग से कोई एक फिनोमेना हुई जिससे ऐसा हुआ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन फाइनल रिजल्ट ये आया। और ये जो स्पेक्ट्रम है दैट डिपेंड्स ऑन जेड ओनली, और ये स्पेक्ट्रम जो है वो डिपेंड्स ऑन वी ओनली। इस स्पेक्ट्रम में जेड का कोई रोल नहीं था, जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। जेड का कोई रोल नहीं ऐसा बनता, बस हमें यह करना है एनर्जी लूज होनी चाहिए। लेकिन इसमें जेड का रोल था, और दोनों कंबाइन किए तो फाइनल स्पेक्ट्रम ये बना। ये टोटल एक्सरे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो पहले ये नाम समझ गए, कंटिन्यूअस या ब्रैम-स्ट्रॉलिंग स्पेक्ट्रम, वो ये है। कैरेक्टरिस्टिक नाम से समझ में आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक किसी एटम का कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है, ये न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट वाला स्पेक्ट्रम है, कंबाइंड वैसा मिला। ये
एक्चुअल एक्सरे स्पेक्ट्रम। और अगर हम इनको नाम दे दें तो नाम दिए जैसे के बीटा, के अल्फा। अब ये नाम भी समझ में आ जाएंगे। ये नाम किसको दे रहा हूं? इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, मतलब वेवलेंथ्स को। तो जो वेवलेंथ के अल्फा और के बीटा, और इसका नाम है वी कट ऑफ या लैम्डा कट ऑफ। इनके भी नाम देना चाहो तो एल बीटा एल अल्फा हो जाएंगे। ठीक है। अब सिर्फ हमें इसकी वजह ढूंढनी है। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम का कॉज क्या था? ये तो नाम में ही छुपा है, रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस हैं ढेर सारे, उन्होंने रिटार्ड किया, उसकी वजह से ये निकला। इसका कॉज बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो क्या रहा था, ये हमारे न्यूक्लियस थे ढेर सारे, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा था, कोई यहां से कोई यहां से, एनर्जी लूज करता जा रहा था। अब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन इसके टकरा के इसके इनर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दें। पहले नाम लिखता हूं फिर समझाता हूं। नॉकआउट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, अकेला न्यूक्लियस तो है नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं ढेर सारे। अब सोचिए अगर बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आया वो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकाल दे। सोचो, ये टकराया और बाहर निकल गया, और अगर ये इससे टकरा के इसको नॉकआउट कर देता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? सोचो, काइंड ऑफ वाइड बन जाएगा। ठीक है। और यहां पे समझ गए क्या होगा? अगर इसने इनर शेल को नॉकआउट कर दिया तो यहां खाली जगह आएगी, और खाली जगह आई तो इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन होगा लोअर एनर्जी लेने का, पहले नहीं था अब है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे इधर गिरेगा, और अगर ये इस पे गिरा तो इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस का फोटोन बाहर निकलेगा। लेकिन उसके साथ एक और चीज होगी, यहां जगह खाली हो जाएगी। तो अब अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद हुए तो वहां से इस पे आएगा एक फोटोन, यहां से बाहर निकलेगा। यह बात समझ में आ रही? और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको भरने के लिए बगल वाला ही आए। जो खाली जगह थी वो इस वाले से भी भरी जा सकती थी या इससे भी भरी जा सकती थी। बात समझ में आई? तो अगर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आपने नॉकआउट कर दिया तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत के तुरंत, मतलब जो ही उनको जगह दिखेगी वो नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो फोटोन फेंकेंगे। अब जो ये फोटोन निकलेंगे, ये फोटोन क्या रिटार्डेशन से निकले? अब ये तो फोटोन एनर्जी लेवल के गैप की वजह से निकले, और क्या ये कंटीन्यूअस होंगे? ये तो डिस्क्रीट होंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है।
इसका मतलब ये जो फोटोन निकले होंगे ये कुछ पर्टिकुलर ही होंगे, ये लगातार पूरा बैंड नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अगर आपने के को नॉकआउट कर दिया, इसमें जगह खाली कर दी, तो ये जो निकला इसे हम के अल्फा कह रहे हैं, ये जो निकला इसे के बीटा कह रहे हैं। मतलब इसके जस्ट ऊपर से जो ट्रांजिशन होगा इस फोटोन को के अल्फा कहेंगे, इस फोटोन को के बीटा, तीसरा वो के गामा। समझ गए? यहां से आता तो उसे के गामा कहते। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी के गामा की रिलेटिवली कम होती है कि इससे भी ना गिरे, इससे भी ना गिरे और उससे गिर जाए? चांसेस कम होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली के गामा दिखता नहीं है। तो के अल्फा के बीटा हमें दिखते हैं। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? के बीटा की। तो वेवलेंथ है कम, लोअर वेवलेंथ वाला के बीटा है। तो समझिए ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों था, क्योंकि एक बार जगह नॉकआउट हुई, अब जो निकलेगा वो तो एटम की मर्जी है। समझ गए? अब रिटार्डेशन का रोल खत्म हो गया। तो जब जब हमने इनर शेल नॉकआउट किए होंगे, फॉर एग्जांपल यहां नॉकआउट किया होता, तो ये आता वो एल अल्फा होता। समझ में आया? ये वाला इस पे गिरता वो एल बीटा होता। पक्का समझ में आया? तो ये कॉज के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। नॉकआउट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, whenever some electrons are knocked out from inner shells, they create a vacancy in those particular shells, and because of vacancies electrons from higher orbit will make a transition to this one, to this vacant orbit, resulting a particular photon. वजह समझ में आई? ये वजह हमारे लिए ऑब्वियस है, लेकिन उस समय ये कॉन्सेप्ट ही ऑब्वियस नहीं थे कि एनर्जी लेवल कुछ होगा। ठीक है? कि ये एनर्जी लेवल टाइप की चीजें होंगी, यही ऑब्वियस नहीं था। क्या? एक अगर वॉइड एक क्रिएट हुआ तो ये भरने के लिए आया, यहां वॉइड क्रिएट हुआ ये भरने के लिए आया। ये क्यों मान रहे हो कि पूरे में एक ही एटम है? अरे यार तुम एक एटम थोड़ी ना है हमारे एक्सपेरिमेंट में, पूरा मेटल है जिसमें इनफाइनाइट एटम्स हैं और वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। किसी में यहां वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, किसी में यहां क्रिएट हुई होगी। तो ऐसे 4 एटम है जिनमें ये वाली वैकेंसी क्रिएट हुई, कभी ये भरेगा कभी ये भरेगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहां है? ये एक क्या चीज है? यहां इतना बड़ा सैंपल है कि हर चीज की पॉसिबिलिटी है कि नॉकआउट यहां भी हो सकता है, नॉकआउट यहां भी हो सकता है, और उसको भरने के लिए ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। किसी एटम में ये आया होगा, किसी में ये आया होगा, किसी में कोई और आया होगा। वो क्या होता है कि हम 40 से 60 ही लेते हैं तो आगे की शेल्स ही नहीं बनती। सोचो अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया तो क्या एक्सरेज आएगा? उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, आएगा कौन उसमें? इसीलिए टर्म क्या लिखा है? इनर, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मौजूद होना चाहिए जो ट्रांजिशन कर सके। तो जितने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं 40 से 60 के बीच में, उनमें जनरली के लाइंस ही मिलती हैं, एल लाइंस भी कुछ हद तक मिलती हैं। लेकिन बड़े न्यूक्लियस के फिर मेटल भी तो मिलने चाहिए। अब जितना बड़ा न्यूक्लियस ले दो नया रायता फैल जाता है रेडियो एक्टिविटी का। हमें न्यूक्लियस स्टेबल चाहिए, समझ गए? क्योंकि ये फोटोन यहां तो शामिल है ही ना। ध्यान दो, ये बताओ, ये जो लाइन है, जैसे ये लेंथ होती मान लो 12 एंगस्ट्रॉन और ये 12 एंगस्ट्रॉन इधर होती, तो क्या 12 एंगस्ट्रॉन की यहां चांस नहीं है? यहां तो है ही ना, वो एडिशनल है। यहां तो उसने अपना कट लिया ही है, इसने कहा यहां तो मैं हूं ही शामिल, यहां सिर्फ मैं ही शामिल हूं। समझ गए ना? तो वो एक्स्ट्रा है ना, वो इतनी हाइट तो उसके पास थी, ये जितनी भी आ गई वही ऊपर है।
ये ध्यान देना, ये हाइट ये है, समझ गया ना? ये हाइट ये नहीं है, या टोटल नहीं है, ये हाइट ये वाली, ये इसी बेस में ऐड हो गई तो हाइट ये मिल गई। मतलब जब जब नॉकआउट होगा वो एक्स्ट्रा निकलेगा, जो बाकी रिटार्डेशन में तो शामिल था वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में था, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा शामिल हो गए, एक्स्ट्रा आ गए, इसीलिए दैट्स व्हाई दे हैव रिलेटिवली मोर इंटेंसिटी एज कंपेयर टू देयर नेबर्स। उनके आस पड़ोस की इंटेंसिटी के मुकाबले उनकी ज्यादा है। नॉकआउट नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किस्मत से वो इलेक्ट्रॉन दूसरा उसके रास्ते में आ गया, समझ गया ना? ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन से ही टकरा गया। वैसे कहा जाए मैक्सिमम जगह खाली, बिना टकराए। पहले एक बात समझते हो, चार्जेस को कोलिजन करने के लिए टकराना जरूरी नहीं है, बगल में से भी निकल जाए तो भी कोलिजन है। तो मैक्सिमम केसेस में बगल से निकल गए, लेकिन अगर कभी हेड ऑन इंपैक्ट हो गया या काफी क्लोज चला गया तो वो इलेक्ट्रॉन तो भाग ही गया, इसको और ले गया, तो उसने यहां जगह कर दी खाली, समझ गए? तो ये क्या है? ऑलमोस्ट डायरेक्ट कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है? क्या? अगर देखो हमने के शेल में वैकेंसी क्रिएट की होगी तो के लाइंस निकलेंगी, एल शेल में वैकेंसी क्रिएट होगी तो एल लाइंस निकलेंगी। अभी निकालेंगे हम अलग से। हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है के अल्फा के बीटा, वो तो मैंने इस केस में बनाया है, ऐसा बिल्कुल ऐसा रूल नहीं कि किसकी प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा। गामा की कम है ये सही है, इन दो में किसी की भी ज्यादा हो सकती, वो तो बनाया मैंने, कुछ भी बना सकते थे, वो तो मैंने इससे मैच करते हुए बना दी। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और रियलिटी ये है कि हम प्रोबेबिलिटी वगैरह की ये बात ही नहीं करेंगे इसमें कि किसका ज्यादा है, हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। एक्स मतलब वेवलेंथ किसकी कम किसकी ज्यादा है। आ गया समझ में यहां तक कि वजह क्या हुई? और ये बिल्कुल एटॉमिक ट्रांजिशन वैसे ही है जैसे बोर मॉडल में थे, लेकिन ऑब्वियसली फॉर्मूले वो नहीं होंगे जो बोर मॉडल के थे। ये समझ में आया क्या कहा मैंने? फॉर्मूले वो नहीं होंगे जो बोर मॉडल के थे, क्योंकि ये तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है ना, एज इट इज थोड़ी बोर मॉडल लग जाएगा। तो मैं अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने बताया कुछ नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन से अंदाज लगाना है, थ्योरी मैंने बता दी है, ठीक है? डेटा आपको कैसे इंटरप्रीट करना है वो आपको सोचना है। अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट, एनर्जी ऑफ टारगेट मेटल एटम with vacancy in K shell is 20 kilo electron volt more than neutral atom. L shell पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि टारगेट एटम विथ वैकेंसी इन के शेल इज 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोर देन न्यूट्रल एटम। पहले समझ में आया? मोर, सोचो
अगर वैकेंसी है उसमें तो एनर्जी इसकी ज्यादा आई होगी। ये जस्टिफाई करने की कोशिश करो, तभी तो वैकेंसी क्रिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कम होती तो ऑटोमेटिकली वैकेंसी नहीं आ जाती। पहले तो ये सिंपल से लॉजिक से सोचो कि एक न्यूट्रल एटम है और उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने खींच लिया, कहीं का भी इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो यू विल हैव टू इंपार्ट एनर्जी। ये समझ में आया? तो उसको एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। दैट मींस इट हैज मोर एनर्जी देन द न्यूट्रल एटम। बात समझ में आई? क्लियर? अब जरा सोचो इनके ऑर्डर। सबसे मुश्किल किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है? क्लोजेस्ट वाले को। तो देखो के शेल को खाली कराना है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, एल में और कम, एम में और कम। कॉमन सेंस? ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से खींचना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। आ कहां रहा था वो, तो हमने कैसे भी दी, वो हमारी टेंशन। वो तो कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन हम फेंकेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी देके भाग जाएगा। वो तो तुम्हें सोचना है। अभी तो जो लिखा है वो ये है, मैंने लिखा है उसकी मीनिंग समझाइए। न्यूट्रल एटम है, अगर आप उसमें वैकेंसी क्रिएट करते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है इतनी। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग तुम्हें सोचना है। ठीक है? नाउ फाइंड मिनिमम एक्सीलरेटिंग voltage in X-ray setup is needed so that K alpha or K beta lines are obtained. Second, find lambda of K alpha. ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। मैंने क्योंकि एनर्जी के 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने अलग से एनर्जी दे रखी। ठीक है? और ये एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी डिफरेंस है न्यूट्रल और उसका। ट्राई करो।